हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10th यहाँ पे सोशल साइंस का फाइनल एग्जाम 2023 के लिए जो है ना मोस्ट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और दोस्तों, ये आपका फाइनल एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे सम्मिलित किए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले 2023 में, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इसमें हम लोग ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण सोशल साइंस का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेगा ही लड़ेगा। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपका जो है ना एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है, ठीक है। तो ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट, क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और एक एक क्वेश्चंस को जो है अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों, जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना होना, तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को आप फटाफट से अपने नोटबुक में नोट करके उसे जो है ना जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। नोट्स कर लिख करके उसको रिवीजन वगैरह करते रहिएगा ना। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पे जब भी कोई क्लास वगैरह हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड, आप जो है ना एक एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे फटाफट से लाइव चैट में कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिएगा आज का जो फर्स्ट प्रश्न है ना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है। काफ़ी सरल प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया पूर्णिया में, या फिर सिवान में, या फिर पश्चिमी चंपारण में, या फिर बक्सर में, ठीक है। तो बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है आपको बताना है। तो बक्सर जिले में जो है ना दोस्तों, बिहार के बक्सर जिले में सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है। और दोस्तों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं पूछे जाती कि बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो किशनगंज जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार संपन्न है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया खनिजों के लिए, या फिर उद्योगों में, या फिर कृषि में, या फिर पशुपालन में, ठीक है। तो फ्रेंड, ये जो बिहार संपन्न है ना, यह एक प्रकार का कृषि से संबंधित है। किससे यहाँ पे संपन्न है ये बिहार? तो ये कृषि में संपन्न है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं कि पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है। तो ये बिहार को जो है ना पिछड़ा राज्य कहा जाता है। अब चलिए फ्रेंड, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। काफी इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया 80%, या फिर 75%, या फिर 65%, या फिर 86%। तो फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए राज्य की जो है ना 80% आबादी जो है ना जनसंख्या कृषि में लगी हुई है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना जल्दी से फटाफट से लाइव चैट में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र जो है ना क्षेत्र में खेती की जाती है, वही आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड, बिहार में जो है ना 60% क्षेत्रों में खेती की जाती है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं पूछे जाते कि बिहार में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है ना सबसे ज्यादा पाई जाती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन खाद्यान्न फसल है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया जूट, या फिर कपास, या फिर तंबाकू, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया धान, ठीक है। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो खाद्यान्न फसल होगा ना, कौन सा फसल खाद्यान्न होगा, तो यहाँ पे धान फसल क्या है, खाद्यान्न है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि कौन रबी फसल है। तो ये धान जो है ना रबी की फसल है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में सर्वाधिक मक्का किस जिले में उपजाया जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया दरभंगा में, या फिर पटना में, या फिर खगड़िया में, या फिर सीतामढ़ी में, ठीक है। तो बिहार में सबसे ज्यादा मक्का किस जिले में उपजाया जाता है। तो खगड़िया जिला में जो है ना दोस्तों सबसे ज्यादा मक्का उपजाया जाता है, यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं पूछे जाते कि बिहार में गन्ना का उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक होती है। तो पश्चिमी चंपारण में जो है ना सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन होता है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ, यानी कि कब हुआ था कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ, वही आपको बताना है। तो
55 ईस्वी में हुआ था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया गया है, यानी कि इसका डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है आप एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया कोसी नदी को, या फिर गंगा को, या फिर गंडक को, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया पुनपुन को, ठीक है। तो फ्रेंड ये कोसी नदी को हम लोग क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये पुनपुन नदी पर जो है ना नदी घाटी परियोजना नहीं है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया पुनपुन, या फिर कोसी नदी की, या फिर सोन नदी की, और ऑप्शन डी में आपका दिया गंडक नदी की, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये बिहार की सोन नदी की उत्पत्ति जो है ना अमरकंटक से हुई है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि गंडक परियोजना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया बेतिया में, या फिर वाल्मीकि नगर में, या फिर मोतिहारी में, या फिर छपरा में, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बता देते हैं ये जो गंडक परियोजना है ना किस जिले में स्थित है, वही आपको बताना है, ठीक है। तो वाल्मीकि नगर में स्थित है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 12 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में कितने अभयारण्य है, ठीक है। तो बिहार में कितने अभयारण्य वही आपको बताना है। तो बिहार में अभी जो है ना दोस्तों वर्तमान में 12 अभयारण्य है, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया राजगीर में, या फिर बोधगया में, या फिर बिहार शरीफ में, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया पटना में, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो संजय गांधी जैविक उद्यान है ना किस नगर में स्थित है, तो पटना नगर में स्थित है, यानी कि इसका डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों पटना का पुराना नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र है, साथ में इस भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि कांवड़ झील स्थित है, यानी कि कांवड़ झील जो है ना दोस्तों कौन सा जिला में स्थित है वही आपको बताना है। तो ये बेगूसराय जिले में स्थित है। कौन सा जिले में स्थित है, कांवड़ झील बेगूसराय जिले में। यहाँ पे इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना में गोलघर जो है ना किस उद्देश्य से बनाया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया सैनिक रखने के लिए, या फिर अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, या फिर अनाज रखने के लिए, या फिर पूजा करने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बता देते हैं पटना में जो गोलघर बनाया गया था ना किसके लिए बनाया गया था, तो अनाज रखने के लिए बनाया गया था, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ था, तो 1986 ईस्वी में हुआ था। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि वही प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि गोलघर का निर्माण कब हुआ था, ठीक है। तो फ्रेंड गोलघर का निर्माण कब हुआ था, तो 1786 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे गोलघर का निर्माण कब हुआ था, तो यहाँ पे देखिएगा 1786 ईस्वी, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि गोलघर कहाँ स्थित है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि गोलघर जो है ना कहाँ पे स्थित है, कोलकाता में, पटना में, दिल्ली में, या फिर गया में। तो यहाँ पे पटना में स्थित है गोलघर, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है, यानी कि सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन जो है ना कहाँ पे किया जाता है, सोनपुर में, या फिर हाजीपुर में, या फिर बक्सर में, या फिर भागलपुर में, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे बड़े पशु मेला का जो आयोजन किया जाता है ना सोनपुर में किया जाता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार की बड़ी ताराशादी में से एक है, यानी कि बिहार की सबसे बड़ी ताराशादी में से एक कौन है? चक्रवात है या फिर भूस्खलन है या फिर सुखाड़ है, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया बाढ़ है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो बाढ़ है, यानी कि बिहार की सबसे ताराशादी में से क्या है दोस्तों? बाढ़ है, यानी कि बिहार में जो है ना प्रत्येक वर्ष बाढ़ आते ही है, यानी कि इसका डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना, देखिएगा प्रश्न एक रहा है कि बिहार राज्य का कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है ना बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए बिहार राज्य का जो है ना 73% क्षेत्र जो है ना बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है ना बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए बिहार का जो है ना ये उत्तरी बिहार क्षेत्र जो है ना बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि बाढ़ के समय हमें जो है ना निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो फ्रेंड जब भी बाढ़ वगैरह आता है ना तो आपको कौन सा स्थान पे जाना चाहिए? तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए, यानी कि यहाँ पे इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 23 नंबर प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि महासागर की तली पर होने वाले कंपन को जो है ना किस नाम से जानते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो देख सकते हैं सुनामी या फिर चक्रवात या फिर भूकंप, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया ज्वालामुखी। ठीक है, तो फ्रेंड महासागर की तली में होने वाले कंपन को जो है ना किस नाम से जाना जाता है? तो सुनामी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये सुनामी जो है ना किस भाषा का शब्द है? तो ये जापानी शब्द है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी किस प्रकार की आपदा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ये सुनामी जो है ना यह एक प्रकार का कौन सा आपदा है? प्राकृतिक आपदा है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे ही जाएंगे। ठीक है, इसलिए इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं ना सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद करने का। देखिए यहाँ पे प्रश्न एक रहा है कि सुनामी कहाँ आती है? काफ़ी सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड सुनामी कहाँ पे आती है? तो समुद्र में आती है, यानी कि समुद्र में भूकंप का आना क्या कहलाता है? तो सुनामी कहलाता है, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी का संबंध है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ये सुनामी का संबंध किससे? स्थल से या फिर समुद्र से या फिर आसमान से या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सुनामी का संबंध किससे है? समुद्र से है, यानी कि समुद्र में भूकंप का आना ही क्या कहलाता है? सुनामी कहलाता है, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, तो हम आपको बार बार बताते हैं कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? समुद्र में भूकंप का आना है, यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि श्वेत क्रांति का संबंध जो है ना अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिएगा प्राथमिक क्षेत्र से या फिर द्वितीय क्षेत्र से या फिर तृतीय क्षेत्र से या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं ये जो श्वेत क्रांति का संबंध है ना अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है वही आपको बताना है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र से है। ठीक है, और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र को किस कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है। ठीक है, यानी कि भारत का कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया प्राथमिक या फिर द्वितीय या फिर तृतीय, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड भारत का जो है ना सबसे आर्थिक क्षेत्र बड़ा कौन सा है? तो तृतीय क्षेत्र सबसे बड़ा है, और दोस्तों यही तृतीय क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है प्रश्न एक रहा है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? काफ़ी सिंपल प्रश्न है, तो उद्योग क्षेत्र को क्या कहेंगे दोस्तों? द्वितीय क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है
कि शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना ये एक प्रकार का कौन सी क्रिया है, आर्थिक क्रिया है, फिर अनार्थिक क्रिया है, फिर दोनों ही। और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया, अनार्थिक क्रिया है, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड प्रश्न ये है कि आपको बताना है कि इनमें किसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे कृषि का या फिर उद्योग का या फिर बैंकिंग का, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया कालाबाजारी का, ठीक है। तो हम आपको बता देते दोस्तों किसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता है। तो ये कालाबाजारी का जो है ना अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये है कि आपको बताना है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है, यानी कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसा है, समाजवादी है या फिर पूंजीवादी है या फिर मिश्रित है, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया इनमें से कोई नहीं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है दोस्तों कैसा है, मिश्रित है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये है कि आपको बताना है कि भारत में योजना आयोग का गठन जो है ना कब किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड भारत में जो योजना आयोग का जो गठन किया गया था ना, कब किया गया था, 15 मार्च 1950 में किया गया था। इसे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि नीति यानी कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। तो फ्रेंड ये योजना आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं ना, कौन होते हैं, वही आपको बताना है। तो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही ऐसे ही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में नीति यानी कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो भारत में योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी ना, कब हुई थी वही आपको बताना है। तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था ना, कब हुआ था। तो आपको बता देते 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1952 ईस्वी में। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक विकास संबंधित है, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो आर्थिक विकास संबंधी है ना, संबंधित है किस किस से है, तो देखिएगा यहाँ पे परिणात्मक परिवर्तन से और यहाँ पे गुणात्मक परिवर्तन से, यानी कि ये दोनों परिवर्तन से आर्थिक विकास संबंधित है, यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है, तो फटाफट से इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में। तो भारतीय योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे ना दोस्तों, कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे बिहार बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, और इनके साथ साथ राजस्थान भी बीमारू राज्य है, यानी कि ये सभी क्या बीमारू राज्य है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय जो है ना देश भर में क्या है, वही आपको बताना है, ठीक है। तो बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश भर में न्यूनतम है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रश्न एक रहा है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा यानी कि सर्वाधिक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए पटना जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे सर्वाधिक है, और दोस्तों बिहार के जो है ऐसी वो हर जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति वाला जिला कौन है। तो हम आपको अभी भी बताए तो शिवहर है, ठीक है। तो बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति वाला जो जिला है ना, कौन सा जिला है, शिवहर। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, CSO कहेंगे, ठीक है, के अनुसार बिहार की आय में वृद्धि कितना प्रतिशत हुई है, ठीक है। तो फ्रेंड केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार बिहार की आय में वृद्धि जो है ना 11.03% हुई है, यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय क्या सबसे ज़्यादा है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो ये बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस प्रकार की शासन व्यवस्था में फैसले लेने में विलम्ब होता है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये तानाशाही शासन व्यवस्था में जो है ना फैसले लेने में क्या होते हैं, विलम्ब होते हैं। यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि सरकार का कौन सा प्रकार जो है ना सबसे अच्छा माना जाता है, वही आपको बताना। ठीक है, तो फ्रेंड सरकार का जो है ना ये लोकतंत्र जो होते हैं ना सबसे बढ़िया माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस प्रकार की सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, वही आपको बताना है। तो फ्रेंड ये जो लोकतंत्र यहाँ पे देखिएगा, लोकतांत्रिक जो होते हैं ना ये क्या होते हैं दोस्तों, ये सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे बताना है, प्रश्न एक रहा है कि निम्नांकित में कौन सा कदम जो है ना लोकतांत्रिक सुधार है, मतलब लोकतांत्रिक सुधार है। कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार है, अशिक्षा है या फिर पंचायती राज या फिर सामाजिक असमानता है या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो पंचायती राज्य है ना ये क्या है कि लोकतांत्रिक सुधार है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और लास्ट नंबर प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, ये कथन किसका है। ठीक है, काफ़ी सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड ये कथन जो है ना किसका है, तो अब्राहम लिंकन का है। ये भी प्रश्न हम आपको काफ़ी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो है ना फाइनली क्लास 10 के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट है 50 वायरल क्वेश्चंस को देख चुके हैं। तो आप हमें जल्दी से फटाफट से लाइव चैट में या फिर कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों, ये 50% में से आपको पहले से कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर याद है। इसका जवाब आप हमें जल्दी से फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे जो है ना बहुत ही जल्दी यहाँ पे क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे फ्री में PDF देंगे। तो आप PDF जो है ना आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर लीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए, आप बोलिए कि सर में व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जो है ना बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके। ठीक है, तो फिर मिलती है यहाँ पे नेक्स्ट यानी कि शाम 6 बजे वाले क्लास में, जो कि काफ़ी धमाकेदार क्लास होगी। और 9 बजे रात में भी क्लास होती है। तो ये 1 बजे दोपहर में तो क्लास करवे की है। ठीक है, तो ये 1 बजे दोपहर में क्लास होती है, 6 बजे शाम में, और यहाँ पे रात 9 बजे क्लास होती है। तो ये सभी क्लास को आपको जो है ना डेली करना है, प्रत्येक दिन करना है। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।